हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाउन एंड केस का अगला जो है नियम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने नाउन एंड केस के 8 रूल्स देख चुके हैं जो है या हमने देखे हैं, और कैसे उसमें हम अपॉस्ट्रॉफी के साथ जो है यूज करके उसे पॉजेसिव केस में बनाते हैं। तो नाउन एंड केस का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें 4 प्रकार के केस होते हैं, यानी नाउन को 4 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है, और एक है वोकेटिव केस, जो कि आप जो है पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे। तो पॉजेसिव केस ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉमिनेटिव और जो ऑब्जेक्टिव है और वोकेटिव है, ये शॉर्ट टर्म, यानी ये इसका जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं है, डिटेल नहीं है, संक्षिप्त होता है। ये नॉमिनेटिव जो सब्जेक्ट के रूप में होता है, और ऑब्जेक्टिव जो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। वोकेटिव जिसे जो है पुकार कर, यानी कॉल करने के लिए किया जाता है। तो ये 2 हो गए। पॉजेसिव चल रहा है, तो पॉजेसिव में जो है हम अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम है 9वां, स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड space expressing words are used with nouns those nouns are found या आर यूज्ड इन पॉजेसिव केस विथ अपॉस्ट्रॉफी एस। अपॉस्ट्रॉफी एस या ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज हुआ है और वो नाउन्स के साथ आए हैं, किसके? नाउन्स के साथ आए हैं, ठीक है। तो उन नाउन्स को हम पॉजेसिव केस में कब लिखेंगे, उसके साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, तो वो पॉजेसिव केस में हो जाएगा। यानी ऐसे शब्द जो स्पेस को, यानी जगह को दर्शाते हैं, या जो है स्थान को दर्शाते हैं, यानी स्पेस का पता चलता है, ठीक है, अंतराल का पता चलता है, ऐसे भी कह सकते हैं अंतराल का, या जो जगह यानी लंबाई चौड़ाई भी दिखाते होंगे, और वो किसी नाउन के पहले या बाद में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो जो नाउन है उसी नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, तो वो पॉजेसिव केस में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, आप देखेंगे, एग्जाम्पल है ए बोट्स लेंथ, ठीक है, एक नाव की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए, बोट क्या है? नाउन है। बोट क्या है? ये नाउन है ना, ये नाउन है। और ये क्या है? लेंथ क्या है? लेंथ से क्या पता चलता है? लंबाई पता चल रही है। तो ये स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड है। कैसा है? स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी यह जो है एक अंतराल को या जो है लंबाई को दर्शा रही है, यानी स्पेस को दर्शा रही है, जगह को दर्शा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं और नाउन को, ऐसे वर्ड के साथ नाउन आता है और उस नाउन को आपको पॉजेसिव केस में लिखना है, संबंध वाचक के रूप में लिखना है या अधिकार वाचक के रूप में लिखना है, तो आपको उस नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना होगा। जैसे अगर इसका मीनिंग देखें, तो मीनिंग क्या निकल के आता है? द लेंथ ऑफ ए बोट, ठीक है, नाव की क्या? लंबाई। समझ में आया ना? इस तरह से आप जो है एक नाउन को पॉजेसिव केस में बदल सकते हैं, अगर उसके साथ जो वर्ड आया है वह जो है स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ठीक। इसकी मीनिंग है ये
इस सेंटेंस की मीनिंग है। ठीक, उसके बाद अगला एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। इसमें हम जो है क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आएंगे और पूछेंगे आप लोगों से कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव केस बन रहा है या कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है, तो आप जो है उसको करेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल जो है, ए नीडल्स पॉइंट, ए नीडल्स NEEDLE पॉइंट, ए नीडल्स पॉइंट। पॉइंट क्या है? एक बिंदु को दर्शाता है, ठीक है, एक बिंदु को दर्शाता है या उसके नुकीलेपन को दर्शाता है, तो वो भी स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड है। तो ये नीडल मतलब होता है सुई, ये नाउन हो गया, और ये स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया। तो अगर इसका मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा? द पॉइंट ऑफ द नीडल, द पॉइंट ऑफ ए नीडल, ठीक है, द पॉइंट ऑफ ए नीडल। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जांपल, तीसरा, ए स्टोन्स एज, ए स्टोन्स एज, EDZE एज, स्टोन्स एज, ठीक है। एज मतलब होता है किनारा, और स्टोन मतलब ये जो है नाउन हो गया, और ये स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया। तो एज मतलब किनारा, यानी पत्थर का एक किनारा या एक तरफ, ठीक है, पत्थर का कोई किनारा। तो ये एज क्या है? स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड है जो स्थान को दर्शाता है, ठीक है। और स्टोन क्या है? ये नाउन है, और स्टोन में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसलिए ये क्या हो गया है? पॉजेसिव केस ऑफ नाउन हो गया। क्या हो गया? ये पॉजेसिव केस ऑफ नाउन हो गया, ठीक है। जैसे नीडल में एस एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो ये भी पॉजेसिव केस ऑफ नाउन हो गया, और स्टोन में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो ये भी पॉजेसिव केस ऑफ नाउन हो गया। ओके जी, फिर चलते हैं अगले नियम पे। तो ये जो रूल्स हम बता रहे हैं, रूल पूछे नहीं जाते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द है जो पॉजेसिव का काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए हैंड्स ब्रेथ, ए हैंड्स ब्रेथ, हैंड्स ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ मतलब चौड़ाई, एक हाथ की चौड़ाई। तो इसमें कौन सा है जो पॉजेसिव केस है? अगर पूछा जाए कि इसमें पॉजेसिव केस बताइए, पॉजेसिव केस नाउन बताइए, तो इसमें किसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा है? हैंड के साथ ना। तो यही हो जाएगा आपका पॉजेसिव केस। क्या हो जाएगा? ये पॉजेसिव केस हो जाएगा, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। ऐसे आप पहचानेंगे इसको। क्या पहचानेंगे इसको? पॉजेसिव केस ऑफ नाउन के रूप में। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा? दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ए जर्नीज, द जर्नीज एंड, द जर्नीज एंड, यानी यात्रा की समाप्ति। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो पॉजेसिव केस है? जर्नीज, ठीक है। जर्नी किस में है? पॉजेसिव केस में। तो ये जो है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर इस तरह के वर्ड आपको दिखते हैं जहां पे नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा है, आप सीधे सीधे समझ जाइए कि वो नाउन है और उसका प्रयोग किस में हुआ है? पॉजेसिव केस में, ठीक, पॉजेसिव केस में हुआ है। हो गया जी। अगला नियम, नियम नंबर 10। सिंगुलर यूनिट, सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी
वेट और मनी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर used as possessive with apostrophe s। ठीक है, apostrophe s मतलब ऐसे वर्ड्स, मतलब वो नाउन ही होते हैं जो ये वर्ड हैं, ऐसे वर्ड जो सिंगुलर में हैं लेकिन क्या बताते हैं, यूनिट ऑफ वेट और मनी, यानी जिनसे भार का पता चलता हो और धन का पता चलता हो, रुपए पैसे का पता चलता हो। ठीक है, ऐसे वर्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं उनके साथ, क्या बनाने के लिए, उनको क्या बनाने के लिए, पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए, पॉजेसिव केस में यूज करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल है, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहा है, सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी, सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी यानी ऐसा शब्द जिनसे किसी भार का और या किसी रुपए का या पैसे का जो भी हो उसका सिंगुलर पता चलता हो, मतलब एक वचन पता चलता हो, तो उसे हम पॉजेसिव बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, ये अपॉस्ट्रोफी की साइन होती है, हमेशा याद रखिएगा, हर वीडियो में बता रहे हैं, ये अपॉस्ट्रोफी की साइन है। ठीक है, सिंगल क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, सिंगल क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा, ये जो है क्या है, अपॉस्ट्रोफी की साइन है। तो एग्जांपल है, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है ए टन्स वेट, ए टन्स वेट, TON अपॉस्ट्रोफी WEIGHT। ठीक है, तो ये देखिए टन क्या है, भार बता रहा है ना, वेट, वेट एक्सप्रेसिंग वर्ड है ये, लेकिन टन क्या है, सिंगुलर में, तो एक जो है टन का भार। ठीक है, भार कितने का, एक टन का, समझ में आया, क्लियर हो रहा ना। फिर उसके बाद दूसरा है ए पाउंड्स वेट, ए पाउंड्स वेट, ए पाउंड्स वेट, तो यहाँ पे जो पाउंड्स है या पाउंड है ये क्या है, सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट एक्सप्रेसिंग वर्ड है और नाउन है, और इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लग गया है, तो ये पॉजेसिव केस में हो गया, पीसी, पीसी मतलब पॉजेसिव केस। और वेट क्या है, ठीक है, वेट यानी भार, जो भार के लिए, भार शब्द के लिए यूज हुआ है। ठीक, फिर इसी के साथ अगला एग्जांपल भी देखते हैं, ए डॉलर्स वर्थ, अगला एग्जांपल है ए डॉलर्स वर्थ, वर्थ मतलब होता है मूल्य, वर्थ मतलब क्या होता है, मूल्य। तो डॉलर क्या है, डॉलर जो है एक मानक है, किसका मानक है, पैसे का, रुपए का मानक है, धन का मानक है। ठीक है, धन का मानक है, जैसे हमारे यहाँ धन का मानक क्या है, रुपया है ना, रुपया धन का मानक है, या ऐसे सिंबल बनता है, इसी तरह से बहुत सारे देशों में डॉलर चलता है। ठीक है, तो ये वहां की करेंसी का मानक होता है। ठीक, डॉलर्स, तो ये समझ में आया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल है ए येन्स वर्थ, ए येन्स वर्थ। ठीक, तो यहां पे येन है, येन कहां की मुद्रा है, येन जो है कहां की मुद्रा, येन जापान की, कहां की है, जापान की, चीन की युवान है ना। तो ये जो है येन क्या है, यह भी मनी एक्सप्रेसिंग वर्ड है जो सिंगुलर में है, इसी के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिए हैं, तो पॉजेसिव केस में हो गया। ठीक, तो ये जो है आपके 10 नियम हो गए, यानी 10वां था। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्या कहता है, we use apostrophe s
एट द लास्ट वर्ड इन कंपाउंड नाउन टू पॉजेसिव केस। ठीक है, वी यूज एपॉस्ट्रॉफी एस एट द लास्ट वर्ड इन कंपाउंड नाउन्स टू पॉजेसिव केस। यानी अगर कंपाउंड नाउन है, कौन सा शब्द? कंपाउंड नाउन, और उसको पॉजेसिव केस में बदलना है तो उसके लास्ट वाले शब्द में हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। किस में करेंगे? लास्ट वाले शब्द में एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है फादर इन लॉज हेल्थ। फादर इन LAW' लॉज हेल्थ। ठीक है, फादर इन लॉज हेल्थ। ठीक, तो ये है। अगर मान लीजिए ऐसे आता है फादर्स इन लॉ हेल्थ, ठीक, और यहां अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फादर इन लॉ किसमें है? प्लूरल में है। किसमें है? प्लूरल में। और ये किसमें है? सिंगुलर में। ठीक है, आप जो है एक ही ससुर जी के बारे में बात करेंगे ना जी, कि ढेर सारे लोगों के, एक ही, तो ये सिंगुलर में ही। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा कंपाउंड नाउन जो केवल सिंगुलर के बारे में बात करता होगा, उसी के लास्ट वर्ड में हम क्या यूज करेंगे? अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ये प्लूरल बनाने के नियम में आता है कि यस कहाँ लगाते हैं और किसके साथ यूज करेंगे अपॉस्ट्रोफी एस। तो अगर जो है कंपाउंड नाउन, फिर से समझ लीजिए, कंपाउंड नाउन क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है जो एक अलग नाउन बनाते हैं। जैसे फादर नाउन तो है ही है, फादर जो है नाउन की कैटेगरी में है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। हम सभी जानते हैं फादर क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन जो है पिता के कई रूपों को दर्शाया गया है। ठीक है, आप अपने पिता को पिता कहेंगे, लेकिन किसी और के पिता को पिता कैसे कह सकते हैं? ठीक, तो ये जो है पत्नी का पिता या पति का पिता, उसको दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं? लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ। क्यों लॉ का यूज होता है? हमारे समझ से तो जब आप किसी के घर पे जाते हैं, चाहे वो जो है किसी के घर पे जाते हैं, तो वहां आपके घर के नियम से कुछ अलग नियम होता है। ठीक है, जो रूल्स हैं उस घर के कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होंगे। तो अगर आप वहां पे गए हैं और डिफरेंट नियम को फॉलो करना पड़ रहा है, तो आप क्या कहे जाएंगे? यू आर इन ए लॉ, आप एक कानून से बंधे हैं। ठीक है, इसीलिए ये लॉ का प्रयोग हुआ है फादर के साथ। ठीक है, तो फादर इन लॉ हो गया, मदर इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक, नहीं तो सबका सेंटेंस बदल जाएगा, वो अर्थ ही बदल जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए फादर इन लॉ क्या हो गया? ससुर जी हो गया। मदर इन लॉ हो जाएगा, जो है ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। तो लेकिन इन सब के साथ हम जो लास्ट में वर्ड आया है लॉ, उसी के साथ हम क्या यूज करेंगे? अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। क्लियर? कंफर्म। अगला दूसरा है ब्रदर इन लॉज जॉब। ब्रदर इन लॉज जॉब। ठीक है, हर कोई अपने साले के जॉब के बारे में पूछता है, तो इसीलिए ब्रदर इन लॉज जॉब हो गया है। ठीक है, फिर आप और अपने मन से बताइए। लिखा है सिस्टर इन लॉ मैरिज। तो इसमें कहां पे अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा? लॉ में। लॉ में लग जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टर इन लॉज मैरिज।
चाहे साली की शादी या ननद की शादी, दोनों एक ही बात। इसमें तो सिस्टर्स में भी ये डाल सकते हैं। नहीं, सिस्टर्स मतलब बहुवचन हो जाएगा ना, तो कई सालियों की शादी या कई ननदों की शादी इकट्ठा थोड़ी ना होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉ में लगेगा एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, अब सामूहिक शादी हो सकती है। ठीक, तो ये जो है आपका हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप कुछ राइटिंग करते हैं, कुछ भी लिखेंगे इंग्लिश में, अगर लिखना चाहेंगे तो वहां पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग बहुत ज्यादा संख्या में करना पड़ता है। जब आप किसी की बुक का रेफरेंस लेंगे, ठीक है, किसी की बुक का रेफरेंस लेंगे, एक सिंगल बुक का, तो आप उस जो है पर्टिकुलर व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आप जो है महात्मा गांधी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हम महात्मा गांधी के जीवनी को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, वी रीड गांधीज ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी। आई बात समझ में? तो गांधी की जीवनी, तो एपोस्ट्रोफी आ गया ना, किससे संबंधित, किसकी जीवनी से संबंधित, गांधी की जीवनी से संबंधित है। ठीक है, किसकी जीवनी से संबंधित है, गांधी की, तो एपोस्ट्रोफी गांधी के साथ आ गया। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वी रीड द बायोग्राफी ऑफ गांधी, लेकिन वो सेंटेंस लंबा हो जाएगा और सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए गांधीज बायोग्राफी या गांधीज ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर मान लीजिए गांधी ने कोई पुस्तक लिखी है, ढेर सारी पुस्तक लिखी है, सबको आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि हम वी वांट टू स्टडी या रीड गांधी, यानी हम गांधी जी को पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ गांधी से मतलब गांधी जी को पढ़ना नहीं है, उन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी हैं उससे मतलब है। आई बात समझ में? तो आप किसको पढ़ना चाहते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, किसका, रीड का, ये वांट का। ठीक है, ये स्टडी का भी हो सकता है, लेकिन ये जो है वांट का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये गांधी किस में आया है, ऑब्जेक्टिव केस में, और ये किसके रूप में आया है, कॉमन नाउन के रूप में। याद रखिए ये प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, क्योंकि आप जो है गांधी को व्यक्तिगत रूप से नहीं पढ़ सकते हैं। आप गांधी के द्वारा लिखे गए रचनाओं को या उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों को पढ़ेंगे तो यहाँ पे गांधी का प्रयोग हुआ है। ठीक, कंफर्म हो गया ना? फर्स्ट आप नहीं लगे इसमें? हाँ नहीं, इसमें तो ये बता रहे थे ना ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। एपोस्ट्रोफी यहाँ पे लग रहा है, जैसे आप गांधी की बायोग्राफी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों ने गांधी के ऊपर जो है जीवन के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है, तो बायोग्राफी गांधी एक पुस्तक के लिए हम क्या जो है एपोस्ट्रोफी एस या कुछ स्पेशल सेलेक्टेड जो मतलब पुस्तकें हैं उनके बारे में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आप तुलसीदास ने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, रामचरितमानस के अलावा आप दूसरा कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि आई रिसाइट, ठीक है, तुलसीदास। अब यहां पे देखिए दास में एस आया है ना, दास में एस आया है तो हिसिंग साउंड हो गया कि नहीं हो गया, हिसिंग साउंड हो गया। तो हिसिंग साउंड में हमने क्या बताया था कि अगर यह जो है हिसिंग साउंड क्या होता है, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, हिसिंग साउंड में किसका प्रयोग करेंगे, कुछ याद आ रहा है? यस 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 का, यस 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 एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस हो गया। तो आई रिसाइट तुलसीदास। अब इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं रामचरितमानस के अलावा, ठीक है, रामचरितमानस के अलावा बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो आप जो भी रचनाओं को प्रेफर करते हैं या जो है पढ़ना चाहते हैं, जैसे आ गया पार्वती मंगल, इन्होंने ही लिखा है पार्वती मंगल। ठीक, तो आप जो है एक पुस्तक को बता रहे हैं। अगर केवल तुलसीदास, आई रिसाइट तुलसीदास, मतलब तुलसीदास के द्वारा जितनी भी रचित पुस्तकें हैं सब आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पे केवल तुलसीदास का ही प्रयोग होगा। आई बात समझ में? लेकिन किसी एक पुस्तक को बता रहे हैं पार्वती मंगल, तो तुलसीदास के द्वारा कृत, तो ये अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव हो जाएगा, और इनका अधिकार पार्वती मंगल पर ज्यादा है क्योंकि इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। क्लियर? नोट कर लीजिए, समझने में आसान हो गया सर, हो गया। जी।
अगला रूल देखते हैं। बारह था। 12। अगला रूल है जो है इफ, यानी दो नाउन अगर साथ साथ आते हैं, दो नाउन अगर साथ साथ आते हैं तो हम किसके साथ प्रयोग करेंगे अपॉस्ट्रोफी एस का, ये देखते हैं। ठीक है, तो लिखिए इफ टू नाउन्स आर यूज्ड विथ, या आर यूज्ड नहीं, ज्वाइंट लिख लीजिए। इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड विथ एंड we use apostrophe s in last one या लास्ट नाउन। ठीक, देखिए यदि दो नाउन का प्रयोग किसके साथ हुआ है, एंड के साथ, वो दोनों जुड़े हैं, दो नाउन का प्रयोग हुआ है और दोनों किससे ज्वाइन हुए हैं, एंड के साथ, तो जो लास्ट वाला नाउन है उसको हम या उसी में हम एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ के पॉजेसिव केस में बदलेंगे, टू पॉजेसिव। ठीक है, एग्जाम्पल, यानी दो नाउन हैं, एंड के साथ आए हैं और जो है हमें दोनों को पॉजेसिव बनाना है, लेकिन हम एक ही के साथ एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे और किसके साथ जोड़ेंगे, लास्ट वाले नाउन के साथ जोड़ेंगे। लास्ट मतलब जो एंड के बाद आया है, एंड के पहले वाले के साथ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलरी। मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलरी। ठीक है, मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलरी। तो यहां पे देखिए दो नाउन है, एक ब्रदर है और एक मिस्टर लाल है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला नाउन है ब्रदर, उसके साथ एस का प्रयोग किया गया है। किसके साथ ही एस का प्रयोग किया गया है, ब्रदर के साथ, यानी ये एंड के बाद प्रयोग हुआ नाउन है और इसी के साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजेसिव केस में बदल दिए हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। मिस्टर सिन्हाज एंड सन्स शॉप। मिस्टर सिन्हा एंड सन्स शॉप। मिस्टर सिन्हा एंड सन, एपॉस्ट्रोफी एस, सन्स शॉप। ठीक है, मिस्टर सिन्हा एंड सन्स शॉप, किसकी दुकान, मिस्टर सिन्हा और सन्स। ठीक है, मिस्टर सिन्हा और सन की शॉप। तो ये जो है आप इस तरह से दो नाउन अगर आते हैं, ठीक, और दोनों नाउन को पॉजेसिव बनाना है तो आप जो है लास्ट वाले नाउन के साथ एस जोड़ के उसे पॉजेसिव केस में बना सकते हैं और दोनों पॉजेसिव में माने जाएंगे। दोनों किस में माने जाएंगे, पॉजेसिव में माने जाएंगे। अब याद रखिए ये भी देखना है कि दोनों नाउन का आपस में रिलेशन है कि नहीं। मिस्टर लाल क्या है, ओनर है, उनकी दुकान का क्या नाम है, ब्रदर। ठीक है, तो ये पूरी दुकान का नाम हो गया क्या, मिस्टर लाल एंड ब्रदर। इसी तरह से ये भी पूरी दुकान का नाम हो गया क्या, मिस्टर सिन्हा एंड सन्स। आई बात समझ में। तो यहाँ पे दोनों को किस में माना जाएगा, पॉजिटिव केस में माना जाएगा। अगर जो है दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और दोनों एंड से जुड़े हैं, तब क्या करेंगे, तब हम दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, को रिलेट नहीं करते हैं आपस में, लेकिन दोनों एक ही सेंटेंस में एंड के साथ जुड़े हैं, तब हम दोनों वर्ड्स के साथ या दोनों नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल,
एग्जाम्पल है शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ्स पोएम। शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ्स पोएम। आप यहां पे देखिए, ये दोनों राइटर हैं, आपस में क्या हैं, आपस में कोई संबंध नहीं इनका, दोनों अलग अलग समय में पैदा हुए। ये जो है 17वीं शताब्दी में थे और ये 19वीं शताब्दी में थे, ठीक है। तो शेक्सपियर जो है ये जो है बहुत पहले थे, इनसे लगभग 100 वर्ष पहले ये थे और ये 100 वर्ष बाद थे, तो दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन दोनों ने क्या लिखी हैं? कविताएं लिखी हैं। कॉमन क्या चीज है? कविता, यानी पोएम कॉमन चीज है, लेकिन दोनों की अलग अलग कविताएं हैं। तो यहाँ पे शेक्सपियर के साथ ही एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करके हम पॉजेसिव में बना दिए हैं, और यहाँ भी वर्ड्सवर्थ के साथ एपॉस्ट्रोफी यूज करके हम पोएम ये पॉजेसिव केस बना दिए हैं, ठीक है। आ रहा है ना समझ में जी? तो जो है ये आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो ट्रांसलेशन पर बेस्ड होगा, तो आई होप जो है आप उसे भी ध्यान से देखेंगे इसी तरह से, और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करते जाइए चैनल को। जो भी कमेंट होगा, जहाँ पे भी बात समझ में नहीं आती है, आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। ओके, धन्यवाद।